नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जियो क्लासिक पर। हम लोग बात कर रहे थे भारत की नदियों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया है, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया है और प्रायद्वीपीय भारत में भी हम लोगों ने जान लिया है आपसे पूर्वी घाट में बहने वाली नदियां, जो कि इसके पहले का क्लास था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अभी देखा नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत ही कम ही बच्चों ने उसको देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पीछे की क्लास भी देखें, ताकि आपको डिटेल्ड नॉलेज होती रहे हर चीज़ों की। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं ज़्यादा हैं, तो इनको सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की एक अध्ययन की सुविधा हो जाए इसकी दृष्टि से हम लोग दो तरह से बांटेंगे। पहली वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, दूसरी वो नदियां जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, वो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इस तरह से हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको पता है और हम लोग बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इंग्लिश में मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, अब वो कैसी थी आप सभी को पता है। दो प्रकार से हमने बांटा था सुविधा की दृष्टि से, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, पहली तो ये हो गई। एक और हमने बताया जो अरब सागर में जल गिराने वाली, अरब सागर में जल गिराने वाली, ये दो प्रकार की नदियां। तो हम लोग, आपने देखा है कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया था अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो यानी ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमको डिस्कस करना है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं आज, किसकी बात करेंगे? अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है, आगे आइए हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। मैं इसको रफ कर देता हूं, ये हमारे काम का नहीं है, हो चुका है। आप हेडिंग डालेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो आप एक क्रम लिख लीजिए, अरब सागर में उत्तर से दक्षिण की ओर गिरने वाली नदियां। मैं एक एक करके इनका नाम लेता हूं, आप लिख लीजिए। लिखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर लिख रहे हैं। सबसे पहले लूनी नदी, फिर मैं अभी पूरे नाम लिखा देता हूं। पहले लूनी नदी, दूसरी साबरमती नदी, तीसरी माही नदी, चौथी आपकी नर्मदा नदी, पांचवी तापी नदी, तापी या ताप्ती है ना, नाम अलग अलग है कई जगह। तापी के बाद आपकी छठी नंबर की आती है, कौन सी? छठी नंबर की आ जाएगी आपकी, जो ये देखते हैं आपकी मांडवी। मांडवी, उस हालांकि गुजरात में तो और नदियां हैं, एक मादर करके है और भी एक नाम है, अभी बताते हैं आगे। तो आप ये देख रहे हैं, और सतरंगी, सतरंगी और मादर नदी, दो नदियां गुजरात में हैं। देन उसके बाद मांडवी, फिर जुआरी नदी, फिर उसके बाद सरावती, सरावती के बाद गंगा वैली, गंगा वैली के बाद भरत पूजा, भरत पूजा के बाद पेरियार। ये सारी नदियां आप एक क्रम से लिख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, आगे एक पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या होगा?
अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं ये आपकी हमने बता दी। अब इसमें आप लिखेंगे, अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि लूनी नदी जो है, लूनी नदी के बारे में एक फैक्ट लिखिए। लूनी नदी जो है खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में नहीं पहुंच पाती, अर्थात लूनी नदी को समुद्र तट नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है और वहीं पर ये अपना मतलब मुहाना बना लेती है कच्छ के रण में, अर्थात ये समुद्र तट को नहीं पाती। अगली बात आप लिखेंगे, इसके बाद जो है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, फिर से बोल रहा हूं, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये 4 नदियां जो हैं, ये चारों नदियां आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। आप ये देख भी पा रहे हैं, ये रहा साबरमती, ये रही आपकी माही और ये रही आपकी नर्मदा, नर्मदा के बाद ये रही तापी। ये सब कहां पे? गल्फ ऑफ खंभात, यानी खंभात की खाड़ी में गिर रही है। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नर्मदा और तापी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर अभी हर एक नदी के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो आप जानते हैं नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी जो है ये अरब सागर में गिरती हैं नदियां। ये प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है, यानी जो ग्रेडियंट है पेनिनसुलर इंडिया की, यू नो व्हाट इज द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट को ही स्लोप बोलते हैं सिंपल इंग्लिश में, बट जियोग्राफी में ग्रेडियंट बोलते हैं ढाल को। यह जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है ये पूर्व दिशा की ओर है। इसके बावजूद भी नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां ये कहां गिरती हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होने के बावजूद पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती हैं। क्यों? मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड इट दैट इज, ये सभी लोग जो कहां रिफ्ट वैली में फ्लो करती, मतलब इनका कोर्स जो है, नदियां जो बहती हैं जिस मैदान में उसको कोर्स बोलते हैं, यानी बहने का रास्ता। तो ये अपने जो है भ्रंश घाटी में, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और आपकी कहां गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में। ठीक, और ये कहां? नर्मदा, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये आपकी देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में, आप ये देख पा रहे हैं ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी आपकी जो है ये ग्रीन कलर से एरो है, रेड कलर से नाम लिखा है। ठीक, तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी कहां? सतपुड़ा के उत्तर में है। ठीक, सतपुड़ा रेंज ये है, सतपुड़ा के उत्तर में और इसके दक्षिण में, किसके? विंध्य के दक्षिण में। समझ गए आप? ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं तापी। तापी नदी कहां से निकलती है? तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण से निकलती है, दक्षिण से प्रवाहित होती है सतपुड़ा के समानांतर। बात समझ गए? तो यह नर्मदा और तापी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक फैक्ट अभी और है, माही नदी, ये भी अलग से लिखेंगे आप। माही नदी जो है राजस्थान को, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कुछ साधारण से फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। अब हम एक एक करके लिखेंगे, तो आप पहली नदी डाल दीजिए जो है, मतलब पहले हेडिंग डाल ही चुके हैं। अब ये जितना मैंने बोला है अभी पीछे, ये सब कुछ आपको लिखना था। अगर आपने नहीं लिखा है तो ये सारी बातें पीछे लिखेंगे जाके। इसको पृष्ठभूमि कहते हैं, बैकग्राउंड। थीम क्या है आप जो पढ़ने जा रहे हैं, तो ये थीम थी। अब आप स्टार्ट करेंगे नंबर 1 डाल के, लूनी नदी। लिखिए लूनी नदी। लूनी नदी आपकी राजस्थान में एक पहाड़ी है, बहुत पुरानी है, आप सभी को पता है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी पर आप देखते हैं कि ऊपर जो है उत्तर तरफ अजमेर नामक एक शहर है, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, ये सारी बातें आप लिखना है आपको, आप नोट्स लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूं। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में आप देखते हो एक पर्वत है जिसको बोलते हैं नाग पर्वत। कौन सा? नाग पर्वत। समझ रहे हैं? नाग माउंटेन से अरावली, अरावली के दक्षिण पश्चिम में है नाग माउंटेन, नाग पर्वत, यहां से निकलती है और ये नदी आगे बहते हुए प्रवाहित होती है राजस्थान में होते हुए। इसके बाद ये
लूनी नदी जो है कच्छ के रण में पहुंचकर विलीन हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। क्यों? कच्छ एक दलदली क्षेत्र है और इसमें इतना जल नहीं बचता है कि यह जो है आगे इस दलदल को पार कर पाए और समुद्र के तट तक पहुंच पाए। अतः यह कच्छ के रण में, ये मैंने बना दिया है, यह है आपका कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये कच्छ का रण, कच्छ के रण में ये रही आपकी लूनी नदी, ये विलीन हो गई। बात समझ में आ गई? लूनी नदी की सहायक नदी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो कि कहां से निकलती है आप सभी को पता होना चाहिए। जो नदी है ये आपके सांभर झील से निकलती है। आप सांभर से नहीं, सॉरी, ये नाग झील से निकलती है। आप देख पा रहे हैं, ये रही नाग झील से निकलने वाली नदी है सरस्वती नदी। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे नाग नहीं है, यहाँ पे पुष्कर है। पुष्कर झील से एक नदी निकलती है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है, आप ये देखिए, ये नाम मैंने लिखा है ब्लैक मार्कर से, एरो बना है। सरस्वती नदी किसकी सहायक है? आप देख पा रहे हैं, सरस्वती नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट लूनी में ही लिखिए, लूनी नदी, लूनी नदी जो है सांभर झील से, सांभर झील में प्रवेश करती है, देन इसके बाद ये आगे आकर के कहा, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? लूनी नदी कंप्लीट हो गई। आगे अब हम बात करेंगे लूनी के बाद, हेडिंग डाल दीजिए साबरमती। ठीक है, साबरमती के बारे में आप लिखेंगे, साबरमती कहां से निकलती है? साबरमती राजस्थान में उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में मेवाड़ पहाड़ी से, मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है और ये जो है राजस्थान में पहले बहती है, इसके बाद गुजरात में प्रवेश कर जाती है कर्क रेखा को काटते हुए। और गुजरात में गुजरात के जो दो प्रमुख शहर हैं, सबसे पहले तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी नदी पर है, साबरमती नदी पर। ये आपको जरूरी था कि पूछा जाता है गुजरात की राजधानी किस नदी पर है, तो ये तो अभी बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हैदराबाद की राजधानी किस नदी पर है? मैंने पढ़ाया है, आप कमेंट में उत्तर देंगे। ठीक है, हैदराबाद। आइए आगे देखते हैं अब। लेकिन हाँ, हैदराबाद, हैदराबाद तो बदल चुका है, हैदराबाद खुद राजधानी हो चुकी है। आप बताएंगे हैदराबाद किस नदी पर बसा है, ये बताना है। चलिए देखिए, साबरमती नदी, साबरमती के तट पर दो प्रमुख शहर हैं, कौन कौन से हैं? एक गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो कि राजधानी है। दूसरा शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद आप लिखेंगे, अहमदाबाद भी किस नदी के तट पर है? साबरमती के तट पर। तत्पश्चात ये नदी बहते हुए गल्फ ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। लिख लिया? ठीक है, अब आप आगे पहुंच जाएंगे। आगे आप जाकर के लिखेंगे कि अगली नदी है माही नदी। लिखिए, माही नदी। माही नदी कहां से निकलती है? तो माही नदी आप जान लीजिए मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट, मैं लिख देता हूं यहां पर धार, धार जिला के, धार जिला में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और पहले उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। उत्तर की तरफ प्रवाहित होने के बाद ये जो है आप यहां पे देख पा रहे हो, ये राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार काट रही है। पहले ये जाते हुए काट रही, फिर लौट के आते हुए काट रही। ठीक, राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार काटती है। यह तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड देन गुजरात, और इसके बाद अपना जल कहां पे गिरा देती है? खंभात की खाड़ी में। समझ गए आप बात इतनी? ठीक है, आगे की हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तापी के बाद, आप सॉरी धार क्या बोलते हैं, माही हो गई। माही के बाद हेडिंग डाल दीजिए नर्मदा नदी। लिखिए, यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट इसके बारे में आप लिखेंगे, यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। हो गए दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित, सतपुड़ा पहाड़ी की एक शाखा है
मैकाल पहाड़ी, जो कि सबसे पूर्वी हिस्सा है इसका, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक पठार की या अमरकंटक चोटी से निकलती है और अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए प्रायद्वीपीय भारत की ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। यह बात आप पूरी लिख लिए, ठीक है। आगे लिखेंगे आप, इस जो नदी है इसका करीब 87-88% हिस्सा जो है ये मध्य प्रदेश में ही आता है। 87 से 88% हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में आता है। एंड देन उसके बाद आपका हिस्सा गुजरात में आता है और महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में वही 5 से 6% आता है, महाराष्ट्र 2% महाराष्ट्र में है और बाकी आपका 10 से 11% आप लिख लीजिए, जो है ये लिखना क्या आंकड़ा पता होना चाहिए, 10 से 11% आपका हिस्सा गुजरात में आता है। बात समझ गए। अगला पॉइंट, नर्मदा नदी भी अपना जो है जल कहां पर छोड़ती है, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला पॉइंट, गुजरात का प्रमुख शहर भड़ौच, भड़ौच ये जो आपको दिख रहा है ये गोला, ये एक प्रकार का जिला है जिसका नाम है भड़ौच। गुजरात का कहीं कहीं भरूच लिखा रहता है। भड़ौच या भरूच जो है ये किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जबलपुर, लिख लिया। जबलपुर के ठीक पूर्व में या जबलपुर के जस्ट पहले एक आपका पहाड़ियां पड़ती हैं जिनका नाम है, कौन सी पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां आपकी पड़ती हैं जिनको बोलते हैं भेड़ी घाट की पहाड़ियां, ठीक। भेड़ी घाट की संगमरमर की चट्टानें, भेड़ा घाट कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर नाम, भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानें, भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानें। इन्हीं संगमरमर की चट्टानों के पास एक जलप्रपात पाया जाता है। वहां पर इस नदी का जल करीब 23 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरता है। आप समझ पा रहे हैं, 23 मीटर यहाँ पे एक जलप्रपात पाया जाता है जो जिसकी हाइट है, जलप्रपात जिसको वाटरफॉल कहते हैं, जलप्रपात कहां पर है, ये मैं कहां पर है, जबलपुर। अब इसका नाम क्या है, जलप्रपात है जिसकी हाइट, पहले नाम लिख देते हैं, इसका नाम है कपिल धारा, या कहीं कहीं इसका नाम लिखा मिलता है आपको धुआंधार, नाम आपने सुना होगा, धुआंधार जलप्रपात। इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट आपकी है 23 मीटर, ये लगभग 23 मीटर ऊंचा है। यहां पर इस नदी का जल अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन करता है एंड देन वहां से वाटरफॉल बन जाता है, यानी ये आपका वाटरफॉल जो है कौन सा, कपिल धारा यानी धुआंधार जलप्रपात। और इसका एक और यहाँ पे है कंदरा जलप्रपात, लेकिन आप इसको याद रखें ज्यादा, एक और है आपको मैं नाम बता ही देता हूं, कंदरा, एक और ये भी है, कंदरा भी जलप्रपात है। कंदरा जलप्रपात, कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात, ये आपके कहां है, मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है। बात क्लियर हो गई, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल, नर्मदा तो भ्रंश घाटी में बहती है, अभी अच्छा एक तापी हो जाए फिर बताते हैं, तापी भी भ्रंश घाटी में बहती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, भारत की तीसरी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, अब हेडिंग डाल दीजिए तापी नदी, लिख लिया, ठीक है। तापी नदी कहां से निकलती है? तापी नदी आप लिखेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में मुल्ताई नामक शहर है, मुल्ताई नामक पहाड़ी है एक प्रकार की। बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी, सतपुड़ा के दक्षिण में जस्ट बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी, ये लिखा है आपका मुल्ताई हिल्स, ये रही
मुल्ताई पहाड़ी से, मैंने तो इधर लिखना पड़ेगा क्या, अरे आप देख पा रहे हैं ना, मुल्ताई, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है तापी नदी, और ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में पश्चिम की तरफ समानांतर, सतपुड़ा के समानांतर बहती रहती है। ठीक है, आगे चलकर ये अजंता और सतपुड़ा के बीच में बहती है, दोनों की भ्रंश घाटी में, मतलब नीचे अजंता है, ऊपर सतपुड़ा है, और बीच की भ्रंश घाटी में आपकी तापी बह रही है। ये रही आपकी सतपुड़ा, ये अजंता, और बीच में क्या, तापी बहती जा रही है। आगे लिखेंगे, इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, करीब आप 65-66% होता है। बाकी आप आंकड़ा देख लेना, इसका जरूरी हो बड़े एग्जामों के लिए। ठीक है, इसका आंकड़ा आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा होमवर्क आप भी करिए। आगे हम लोग जानते हैं, इसी तापी नदी के तट पर, तापी नदी के तट पर गुजरात का एक प्रमुख शहर है सूरत। लिख लीजिए, गुजरात का प्रमुख शहर सूरत किस नदी के तट पर है, तापी नदी के तट पर है। समझ में आ गई बात। आगे लिखेंगे, तापी नदी के तट पर ही गुजरात में 2 परियोजनाएं पाई जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इनका नाम लिख लीजिए, उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना। मैं आपको नाम लिख देता हूं, यहां पर है जगह, उकाई और काकरापार, उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना। उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, दोनों परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों नदी परियोजनाएं जो है तापी नदी के तट पर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तो आपका हो गया यहां तक, जो मतलब अभी पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में जो कुछ था। अब आप हेडिंग डालेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां, लिख लिया। ठीक है, मैं इसको रख कर दूं। पश्चिमी घाट पर्वत से चूंकि जो नदियां निकलती हैं, आपको पता होगा बहुत छोटी होती हैं। ठीक, अब जब ये इतनी छोटी नदियां होती हैं, तो ये आगे क्या करती हैं, आपको पता होगा, ये कगार बनाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां, इनकी लंबाई बहुत ही छोटी होती है, परिणाम स्वरूप ये आगे जाकर के विसर्पण नहीं कर पाती हैं, और इनका जो मुहाना होता है वो एक कगार नुमा होता है, कोर टाइप का होता है। कैसा होता है, मान लीजिए ये घाट है, ये नदी निकल रही है, इसका जो ये ड्रेन होगा, ये मुहाना, ये कुछ ऐसे है, ऐसे डायरेक्ट एकदम, समझ रहे हैं, मतलब सीधे कुछ ऐसे, ऐसा कगार। जब आप समझ लीजिए, जिसकी ग्रेडियंट का एंगल कम होता जाएगा, उसका कोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, यानी सीधी सी बात है, अगर एक कोण आपका 30 डिग्री का दे दिया जाए और एक कोण आपका 20 डिग्री का दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है, इसकी जो ग्रेडियंट है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, यानी ढाल। इसकी ढाल क्या होगी, इसकी ढाल तेज होगी, इसकी ढाल तेज होगी, तेज को तीव्र भी बोलते हैं हिंदी में सही से। ठीक, वही इसकी ढाल क्या होगी, इसकी ढाल कम होगी, यानी जो आप कह लीजिए ग्रेडियंट 1 और ग्रेडियंट 2, तो ग्रेडियंट 2 इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट 1, इसकी ढाल तीव्र होगी। सेम एज हियर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये खुद ऊंचा है, इसकी ऊंचाई आप लगभग जानते हैं कितनी है, कमेंट करके बताइएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई मैं आपको बता भी चुका हूं, 800 फीट है ना, 800 मीटर है। अब 800 मीटर है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, पश्चिमी घाट ऊंचाई पर है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है, जब इस तरह की कंडीशन आती है, तो जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, वो ज्यादातर क्या बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं, झरने बनाती हैं, प्लस डेल्टा नहीं बनाती हैं। आप सीधी बात लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण की तरफ जो भी नदियां, पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली अधिकतर नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी। एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस इसमें क्या है, लिंक नहीं दिया हूं, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आप देखेंगे हार्ट ऑफ ज्योग्राफी नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें
वीडियो पढ़ा है, डेल्टा कैसे बनता है, एस्चुरी कैसे बनता है, बहुत अच्छे से समझाया था, आप वहां पर जाकर देखिएगा। मैं यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, बस इतना बता दिया कि ये ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं, प्लस वाटरफॉल्स बनाती हैं, और अभी महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स आएगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक, आप लिखेंगे इसके, तो मैंने ये बताया जितना, ये सब बातें आपको लिखनी है, आप इसको लिखेंगे अपनी नोट्स में। आगे की बात आप क्या लिखेंगे, आगे लिखिए। उत्तर से दक्षिण की ओर फिर से वही कंसेप्ट है, तो आप लिखेंगे जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, इनमें सबसे पहले गुजरात डाल दीजिए। गुजरात में आपकी दो नदियां निकलती हैं, गुजरात आप ऐसे गुजरात लिखेंगे, इसके अंदर लिखिए सतरंजी, सतरंजी और मादर नदी, मादर नदी। ठीक, सतरंजी और मादर नदी ये गुजरात की नदियां हैं। इसके बाद आप दूसरी हेडिंग डाल दीजिए गोवा, गोवा हेडिंग डाल दीजिए। गोवा में लिखिए मांडवी और जुआरी। मैं लिख देता हूं गोवा, गोवा में आपकी कौन सी है, मांडवी, मांडवी, ओहो, मांडवी और जुआरी। एक यहां पे फैक्ट लिखिए, मांडवी नदी पर ही गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने बनाया था, ये आपको डैश दिख रहा होगा, यही है पणजी। ये काकरापार जल विद्युत परियोजना है और ये आपकी उकाई परियोजना है, ये सब मैं बता चुका हूं। ठीक, तो इनका सिंबल था ये आपका अहमदाबाद गुजरात, ये सब शहर हैं। ये आप अब नीचे चलिए, तो मांडवी जुआरी हो गया। अगली हेडिंग डाल दीजिए कर्नाटक। कर्नाटक में आप दो नदियां लिखेंगे, कौन कौन सी, शरावती, शरावती कौमा गंगावेली, शरावती कौमा गंगावेली। शरावती नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। लिखिए बातें, शरावती नदी जो कि कर्नाटक में है, इस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसका नाम क्या है, जोग जलप्रपात, या कहीं कहीं आपको लिखेगा गोरसोप्पा जलप्रपात, कहीं कहीं लिख के आ जाता है महात्मा गांधी सेतु जलप्रपात। तीनों नाम आप लिख लीजिए, मैं लिखता हूं, जोग या गोरसोप्पा, गोरसोप्पा या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 271 मीटर। इसकी हाइट जो है वो है 271 मीटर। लेकिन यहां पे पॉइंट आउट करिए, मैं दो क्वेश्चन और बनाता हूं। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन पूछ लिया जाए भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, बड़ा अंतर है सवाल में। ऊंचा नहीं पूछा मैंने, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। तो आप लिखेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात जो है आपका, वो आपका पड़ता है जिसका नाम है कुचिकुल। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है जलप्रपात, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, जलप्रपात वो कौन सा सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, जिसका नाम है आपका कुचिकुल। अब मेरा सवाल है, ये कुचिकुल किस राज्य में है, आप ये हमको बताएंगे। ठीक, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अगर पूछे कुचिकुल, सबसे ज्यादा ऊंचा पूछे तो जोग, और पूछे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ये भी सवाल है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का है। गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल
बांध, ये कितना है? ये आपका 226 मीटर ऊंचा है, 226 मीटर इसकी हाइट है। 226 मीटर हाइट किसकी है? ये आपके भाखड़ा नंगल बांध की है। ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर पूछे सबसे ऊंचाई पर स्थित ऊंची पुल सबसे जो है ऊंचा कौन सा है, तो वो आपका है गोरसोप्पा या जोग। हो गए सारे आपके बांध। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। अगला हेडिंग डाल दीजिए, केरल की नदियां। हो गया होगा, केरल लिख लिया, ठीक है। केरल में आप लिखेंगे, केरल में पेरियार और भरतपुजा, भरतपुजा कॉमा पेरियार, पेरियार। एक और है पांगवा, पांगवा, जिसमें से आप लिखेंगे भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो भरतपुजा है। वहीं अगर दूसरी सबसे लंबी नदी पूछता है केरल की, तो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी आप लिखोगे पेरियार। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, आप सभी को पता होगा। मैं कुछ सवाल पूछता हूं केरल से। NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां है? ये यहां नहीं, जम्मू कश्मीर में। मैं पूछना चाहता हूं भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो कहां पर स्थित है, आप हमको बताएंगे। मैंने पढ़ाया है आपको। फिर केरल में लेगून झीलों को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 2। फिर आपसे अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह तीसरा सवाल। चौथा सवाल आपसे है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप बताएंगे। अगला सवाल आपसे यह है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ये 5 सवाल मैंने आपसे किए हैं, ये आपको बताना है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने सारी नदियां पढ़ डाली हैं। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, 5 की 5 कंप्लीट करा दी। अब जिम्मेदारी आपकी है। क्या ये आपको लगता है कि अगर मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूं, एक अच्छा काम कर रहा हूं, तो आपका एक थोड़ा सा फर्ज बनता है, वो फर्ज बस आप भी अदा कर दीजिए। आप समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो हर यूट्यूबर्स कहता है मैं उनमें से नहीं हूं, मैं कहूंगा नहीं, आप खुद समझदार हैं, ठीक। ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको अब क्या आगे पढ़ना है आप वो डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि नदियां भी हो चुकी हैं। अब आप अगर चाहते हैं, भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा डाली है, पीछे आप देख सकते हैं, वीडियोस पुराने पड़े हुए हैं। नए सिरे से हालांकि पढ़ाएंगे, अभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करिए। जिस टॉपिक पे पढ़ना है आप बता सकते हैं। टॉपिक ऑन डिमांड, खासकर अगर भूगोल में तो कोई भी टॉपिक बता दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।